गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा मैं रविंद्र सिंघल आज से आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है मैं टीच करूँगा। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आए हुए हैं बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7.2 एक्सरसाइज और 7.2 एक्सरसाइज में सर ने बताए थे कि हमने 5th क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y, तो x और y को फाइंड आउट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन है हमारा इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो देखो बेटा इधर इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। हमारे पास ये पैरेललोग्राम है और ये इस पैरेललोग्राम का नाम रखेंगे हम ए, बी, सी और डी। तो ए के कोऑर्डिनेट 1, 2 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 4, y और सी के कोऑर्डिनेट हमारे 3, 5 और x, 6 सी के कोऑर्डिनेट हमारे x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट 3, 5। तो हमें बेटा देखो इस कोऑर्डिनेट में y आया है 4, y और इसमें x आया है x, 6। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AC एंड BD। तो जो डायगोनल है हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं, AC और BD दोनों को हमने ज्वाइन किया और लेट कर लिया कि ये कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, E पॉइंट पर। तो हम लिखेंगे यहां पर we know that diagonals of parallelogram bisect each other। हम ये जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, E is the midpoint of AC and BD। तो देखो ये बेटा ये एक पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस हमारे को दे रखे हैं। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है, बाई का मतलब 2, सेक्ट का मतलब 2 बराबर हिस्से। तो जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसी कारण इसीलिए जो E है हमारा वो मिड पॉइंट हो गया AC का भी और BD का भी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम मिड पॉइंट फार्मूले से E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक बार तो AC डायगोनल से और एक बार BD डायगोनल से। तो देखिए इधर यहां पर लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स
of point A by AC diagonal, by AC diagonal। तो AC diagonal से हम E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। क्यों बेटा? क्योंकि E हमारा मिड पॉइंट बन चुका। अभी मैंने लिखा था E हमारा मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी। क्यों है? क्योंकि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसी कारण। तो यहाँ पर E हमारा मिड पॉइंट हो गया। किसका हो गया? E मिड पॉइंट हमारा A के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 1,2 और C के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? हमारा x,6। मैं उसी डायग्राम में से आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। तो E हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस में x2 और अपॉन में 2। तो बेटा जो x1 है वो पहला, ये यहाँ पर एक का हमारा x कोऑर्डिनेट 1 है और C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा x है और नीचे 2। और इस तरह से इस तरफ आ जाइए, हमारे y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y1 प्लस में y2 और अपॉन में 2। तो बेटा इधर हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और इधर हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 6 और अपॉन में 2। तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 अपॉन 2। तो 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 4। तो मैंने देखो ये AC जो डायगोनल था मैंने इसको दोबारा यहाँ पर लिखा क्योंकि आप आराम से इसको देख सकें और यहाँ से समझ सकें कि E के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूले से कैसे निकाले हैं। तो जो E के कोऑर्डिनेट है वो बेटा क्या आ चुका है? E का कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट तो आया बेटा 1 प्लस में x और अपॉन 2 और जो y कोऑर्डिनेट आया है वो क्या है हमारा? 4। तो इस तरह से हमने E के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। वो किसके द्वारा निकाले हैं? AC डायगोनल से, AC डायगोनल से। अब हम इसी E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे BD डायगोनल से। तो मैं यहाँ पर जगह नहीं बची है बेटा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो मैं इधर दिखाता हूँ आपको कि BD डायगोनल से कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस BD डायगोनल को यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ ताकि आप आराम से समझ सकें और देख सकें कि B और D के कोऑर्डिनेट क्या है। तो B के कोऑर्डिनेट है 4,y और D के कोऑर्डिनेट है 3,5। तो E बेटा इसका भी मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूले से कोऑर्डिनेट ऑफ E निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E बाय BD डायगोनल। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आप कौन से डायगोनल से कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो। तो बेटा x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x1 हमारा 4 है और यहाँ पर x2 हमारा 3 है और अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 7/2। फिर हम y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y1 हमारा क्या है यहाँ पर? y और y2 क्या हमारा? 5 और नीचे क्या हमारा? 2। तो देखिए बेटा हमारे E के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आ चुका है? यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है हमारा 7/2 और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है y प्लस में 5/2। तो E के कोऑर्डिनेट बेटा एक बार तो मैंने AC डायगोनल से निकाले हैं, AC डायगोनल से ये आए हैं। और एक बार बेटा मैंने E के जो कोऑर्डिनेट है वो BD डायगोनल से निकाले हैं। तो BD डायगोनल से ये आए हैं। तो पॉइंट तो हमारा जो E है वो एक ही है, हमारा E अलग अलग नहीं है। तो ये भी E के कोऑर्डिनेट और ये भी E के कोऑर्डिनेट। तो हम बेटा इन दोनों को इक्वल कर देते हैं और यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर स्पेस नहीं बचा हुआ बेटा, तो मैं इस ऊपर वाले डायग्राम को रब कर देता हूँ और क्वेश्चन को भी मैं जरूरत नहीं है स्टेटमेंट की। तो देखिए इसको आप क्या मान लीजिए? फर्स्ट और इसको मान लीजिए आप सेकंड। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 और 2 से आप बेटा यहाँ पर E के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 से 1 प्लस में x/2 और ये 4 y कोऑर्डिनेट। और सेकंड इक्वेशन से हमारे E के कोऑर्डिनेट क्या है? 7/2
और y प्लस में 5 और अपॉन में 2। तो हमने जब इनको इक्वल किया है तो बेटा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा 1 प्लस में x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट हमारा y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन में 2। तो x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल, y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो ये दोनों एलसीएम अगर सेम हो तो बेटा कैंसिल हो जाते हैं। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, इस 1 को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब दूसरी साइड से हमें y की वैल्यू का पता चल जाएगा। इसके नीचे 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की y के साथ तो y, 1 की 5 के साथ तो 5 और 2 4 जा 8। तो इस 5 को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर आंसर लिखोगे बेटा। अगर ये आपने आंसर की लाइन नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर या 1 नंबर काट सकता है एग्जामिनर। तो सभी क्वेश्चनों में आंसर की लाइन जरूर लिखोगे। लिखना है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हमारे को एक पैरेललोग्राम दे रखा था और पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट में x और y डाल दिए। तो हमने क्या किया, उसके जो डायगोनल थे वो E पर इंटरसेक्ट करते हैं और साथ में ये भी हमें पता है कि वो बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने E के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूले से एक बार तो एक डायगोनल से निकाला, फिर उसी E के कोऑर्डिनेट दूसरे डायगोनल से निकाले मिड पॉइंट फार्मूले से, और दोनों से जब E के कोऑर्डिनेट आ गए तो उन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो वहां से हमें x और y की वैल्यू का पता चल गया। तो अब देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is that। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इधर ध्यान से, इसका डायग्राम समझिए। ये एक सर्कल गिवन है हमारे को और ये इसका एक डायमीटर है, और डायमीटर का जो नेम रखा हुआ है ये तो A और ये है हमारा B, और इसका जो सेंटर है उसको हम O मान लेते हैं, O। तो इसने क्या कर रखा है बेटा इस क्वेश्चन में, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट भी दे दिए 1, 4, और हमारे से क्या पूछ लिया कि A के कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये क्वेश्चन है, हमारी स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को एक बार बेटा ध्यान से फिर देखो। ये सर्कल का डायमीटर है जिसका नाम है A और B। डायमीटर सेंटर में से पास होता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3, और इस डायमीटर का जो ये एंड पॉइंट है B, इसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4। इधर जो डायमीटर का एंड पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, इसके निकालने हैं। तो जिसके निकालने कोऑर्डिनेट है मैं उसको मान लेता हूं x1 और y1। अब बेटा हमें पता है कि जो सेंटर है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट। तो यहां पर लिखेंगे हम we know that center of circle जो हमारा O है is the midpoint of diameter AB। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो डायमीटर है उसका मिड पॉइंट हमेशा सेंटर होता है। तो बेटा मिड पॉइंट मिलने से हमारे को फायदा हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाने की बजाय
हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला से आप लिखोगे x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 और अपॉन 2, और y को आप लिखते हो y1 प्लस में y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है हमारा। तो बेटा आपको बता दूं कि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो ये इधर वाला x है और ये इधर वाला y है कि ये कहां से होते हैं। एक बार जनरली इधर देखिए, आप क्वेश्चन को हम करते हैं प्रोसीड। एक बार वैसे आपको बता देता हूं। यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट हैं, ये मान लीजिए A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1। ये हमारा B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2। और इसके ऊपर हमने एक R पॉइंट लिया है, और जो ये R पॉइंट है AB को M1 और M2 रेशो में डिवाइड करता है। तो इसका फार्मूला आपने देखा होगा कि जो R है उसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो x को आप क्या लिखते हो M1 x2 प्लस M2 x1 और अपॉन में M1 प्लस में M2। और y को आप क्या लिखते हो बेटा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस में M2। इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब कई बच्चे इनको जानते हैं कि भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, लेकिन सबसे जानना इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो ये x है ये कहाँ से आया है, ये क्या है। ये जो हमारा x है वो ये होता है जो पॉइंट हमारा ए बी के बीच में है, ये उसका x कोऑर्डिनेट है। और ये y हमारा क्या होता है, ये जो y है हमारा, इस r का जो y कोऑर्डिनेट है ये y हमारा ये होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो लेफ्ट में x और y होते हैं ये कौन से कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं। तो इसको हम r के कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसको हम लेते हैं। तो बच्चे इसको ध्यान से उतार देते हैं, या स्टूडेंट इसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते, तो फिर वो डाउट में रहते हैं क्वेश्चन में। ऐसे ही मिड पॉइंट में है बेटा, जैसे मान लीजिए ये हमारा a है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। ये हमारा b है, इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे x2 और y2। और मान लीजिए ये हमारा मिड पॉइंट है c, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x और y। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, x1 प्लस में x2 और अपॉन में 2, और y हम निकालते हैं y1 प्लस में y2 और अपॉन में 2। तो x1 y1 को सभी बच्चे जानते हैं कि जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, जो दूसरा पॉइंट है उसको x2 y2 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। सबसे जरूरी है बेटा जो ये लेफ्ट में x आया है ये क्या है, कहां से आया है। तो बेटा जो मिड पॉइंट होता है ये उसका x कोऑर्डिनेट होता है। दूसरा ये जो y है इधर ये क्या है, कहां से आया है, तो जो मिड पॉइंट होता है ये उसका y कोऑर्डिनेट होता है। तो मैं इनको आपका जो लेफ्ट में सेक्शन फार्मूले में लेफ्ट में x है और y है, इसको बताने के लिए मैंने ये बताया है। मिड पॉइंट फार्मूले में जो लेफ्ट में x और y है इसको बताने के लिए मैंने ये लाइन करवाई है। फार्मूले आपको पहले ही आते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो लेफ्ट में x y आते हैं ये रियलिटी में है क्या। तो बेटा जैसे ये x है, ये x क्या है, जो ये मिड पॉइंट है ना ये इसका x कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो इसलिए समझाना जरूरी था। और यहाँ पर x1 क्या है, x1 ही है, और यहाँ पर x2 क्या है हमारा 1, और नीचे क्या है बेटा हमारा 2। तो इसके नीचे 1 लिखकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की इसके साथ करेंगे तो x1 प्लस में 1 और 2 2 जा 4। इस 1 को उस साइड लेकर जाएंगे तो 4 माइनस 1, तो x1 की वैल्यू बेटा क्या आ गई 3। अब इसी तरह से ये y आता है कि ये y क्या है, जो हमारा मिड पॉइंट है ये उसका y कोऑर्डिनेट है, ये -3 है। y1 क्या है बेटा, y1 देखो आप y1 ही ले रखा है हमने,
और y2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4 और अपॉन में 2। तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y1 प्लस में 4 और 2 की -3 के साथ मल्टीप्लाई तो -6। तो इस 4 को उस साइड लेकर जाऊंगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। तो हमने a के कोऑर्डिनेट बताने थे, तो हम एक लाइन और लिखेंगे आंसर की। भाई कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या है, तो वो आंसर की लाइन और लिख देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a आर। तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं बेटा, x1 तो 3 और y1 -10। तो ये हो जाएंगे हमारा 3 और -10। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बेटा एक लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी, ये ए और ये पॉइंट हमारा बी। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -4। ध्यान से देखिए, और ये कहता है कि इसके ऊपर एक पी पॉइंट है। क्या बेटा हमारा पी पॉइंट, मान लीजिए पी पॉइंट हमारा यहां पर है, ये पी पॉइंट है, मैंने इसको ऊपर लिख लिया। और इसने दे रखा है हमारे को, इट इज गिवन दैट हमारे को दे रखा है बेटा यहां पर AP इज इक्वल टू 3/7 और AB। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, तो A और B के कोऑर्डिनेट दे दिए उसने, और एक बताया है कि एक P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है, और एक ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AP। अब कई स्टूडेंट हैं इसको देखते ही पता क्या सोचेंगे कि हमारी जो रेशो है वो 3 और 7 है। यहां से A से P तक 3 और P से B तक कितनी 7। तो आप ध्यान दीजिए, हमारी ये रेशो होनी चाहिए AP और PB, P और B। तो यहां पर PB नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैं ऐसा करता हूं, इस AB को इधर ले आता हूं। AB इधर मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगी तो हमारी डिवाइड में आ जाएगी, AP अपॉन में AB। तो ये 3/7। इतना लिखने के बाद भी कई स्टूडेंट्स डाउट में होंगे कि रेशो आ चुकी है, तो बेटा रेशो नहीं है। रेशो चाहिए हमें AP अपॉन PB, तो यहाँ पर PB नहीं है, यहाँ पर AP है। तो रेशो हमें AP अपॉन PB चाहिए, P फॉर पैरेट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वो रेशो निकालने के लिए तो मैं यहाँ पर टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, हम यहाँ पर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं। हम इसका भी उल्टा कर देते हैं, AB ऊपर लिख लिया और AP नीचे, और हम इसका भी उल्टा कर देते हैं, 7 ऊपर लिख लिया और 3 नीचे। इसको बोलते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा इन दोनों में से 1 माइनस कर देते हैं। इस लेफ्ट साइड में भी मैंने 1 माइनस कर दिया और राइट साइड में भी मैंने 1 माइनस कर दिया। इधर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए AP आ गया और इधर AB माइनस में AP। इधर हम 3 एलसीएम लेंगे तो 7, 3 1 जा 3। तो
तो इधर देखो बेटा ध्यान से AB माइनस AP, ये पूरा AB है और इसमें से AP चला गया तो क्या बचेगा हमारा PB। तो हम ऊपर न्यूमरेटर में हमारा आएगा PB और नीचे आएगा हमारा AP, और 7 में से 3 गया 4 और नीचे क्या आ गया हमारा 3। तो जो रेशो है एक्चुअल में कई बच्चों को डाउट होता है कि रेशो हमारे यहाँ पर ही दी हुई है, तो वो डाउट गलत होता है क्योंकि बेटा रेशो उस पॉइंट से लेते हैं जो पॉइंट बीच में होता है A से P तक और P से B तक। तो A से P तक तो आपको मिल गई लेकिन P से B तक नहीं मिली, P की जगह A लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने ये सारा काम करना पड़ा। अब देखो P से B तक कितने पार्ट है बेटा 4, तो इस P पॉइंट को मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो P से B तक हमारा कितनी रेशो है 4, और नीचे A से P तक रेशो कितनी है बेटा हमारी 3, तो ये रेशो कितनी है बेटा हमारी 3। तो इतना काम हमें इसलिए करना पड़ा रेशो फाइंड आउट करने के लिए कि सही रेशो एग्जैक्ट रेशो क्या है। अब हमारे पास रेशो आ चुकी है, हम इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला लिखने से पहले हम लिख लेते हैं कि हमारी M1 की वैल्यू क्या है। हमारी M1 की वैल्यू बेटा 3 है और M2 की वैल्यू कितनी है 4। फिर नीचे x1 और y1 की वैल्यू लिख लेते हैं कि x1 की वैल्यू कितनी है -2 और y1 की वैल्यू कितनी है -2। फिर हम x2 और y2 की वैल्यू लिख लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की वैल्यू क्या है बेटा -4। तो ये सभी वैल्यू लिख ली। अब हम सेक्शन फार्मूला लिखेंगे, बाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हम लिखते हैं, तो सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस में m2, और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो ऊपर से वैल्यू देखकर हम बेटा इसमें पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू बेटा यहाँ पर 2 है और m2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -2 और नीचे m1 और m2 का सम यानी 3 प्लस में 4। तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6 प्लस और माइनस माइनस 4 2 जा 8 और 3 प्लस 4 7। तो x की वैल्यू आ गई -2/7। अब हम बेटा y को सोल्व करते हैं। तो m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और y2 की वैल्यू है -4। कई बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, तो बेटा दो साइन कभी इकट्ठे नहीं लिखते, तो जो आगे वाला साइन होता है उसके साथ जो नंबर होता है उस पर ब्रैकेट लगाते हैं। प्लस m2 की वैल्यू है हमारी 4 और y1 की जो वैल्यू है हमारी वो -2 और नीचे m1 और m2 का सम 3 प्लस में 4। तो बेटा ये 3 और -4 की मल्टीप्लाई -12 प्लस और माइनस माइनस 4 2 जा 8 और 3 और 4 का सम 7। दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा -20/7। तो बेटा जो ये हमारा p था इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। इसका x कोऑर्डिनेट है -2/7 और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो -20/7। तो लिख दो यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P R। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है -2/7 और -20/7। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो अब हम करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम ऐसा ही है बेटा।
जैसे आपने क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, क्वेश्चन सेकंड में तो कितने पार्ट थे बेटा? 3 ट्राइसेक्ट। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें कितने पार्ट है बेटा? 4। अप्रोक्सीमेटली दोनों में सेम काम करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है बेटा कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 8। तो बेटा कहता है कि इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1, 2, 3 और 4। तो बेटा एक पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, फोर्थ पार्ट ये हो गया। तो हमने इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए और उनको मान लेते हैं, इसको C, इसको D और इसको E। यहाँ पर लिखते हैं लेट पॉइंट्स C, D and E divides AB in 4 equal parts, हमने मान लिया कि जो पॉइंट C है, D है और E है, ये AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बेटा इक्वल पार्ट होने के कारण D किसका मिड पॉइंट हो गया? AB का। यहाँ पर लिखो पॉइंट D is the midpoint of AB। तो D बिल्कुल बीच में है, तो D हमारा किसका मिड पॉइंट है? A और B का। तो D के कोऑर्डिनेट हम मिड पॉइंट फार्मूले से निकालेंगे। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला तो D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटा। तो यहाँ पर x1 क्या है? -2, और इधर x2 क्या है बेटा? 2 और अपॉन में 2, तो ये आ गया हमारा 0/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। फिर y कैसे निकालते हैं बेटा? हम y1 है हमारा 2 प्लस y2 है हमारा 8 और अपॉन में 2, तो y = 10/2, तो 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू बेटा 5 आ गई। तो इस तरह से हमारे D के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। तो D के कोऑर्डिनेट 0,5 आ चुके हैं। अब इसी तरह से बेटा जो पॉइंट C है, इस क्वेश्चन को अब आप करोगे आगे। जो C है वो AD का मिड पॉइंट हो गया, तो A और D हमारे पास हैं, तो मिड पॉइंट फार्मूले से C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसी तरह से हमारा E है, जो E D और B का मिड पॉइंट बन गया, तो D और B से हमारे E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इससे आगे आप इसको प्रोसीड करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में एक रोम्बस है हमारे पास, और उस रोम्बस का हमें एरिया निकालना है। और रोम्बस का एरिया निकालने का जो फार्मूले होते हैं बेटा, वो 2 होते हैं। एक तो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, और एक फार्मूला होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल और मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल। तो इस रोम्बस के वर्टिसेस हैं 3, 0 और ये है 4, 5 और ये है -1, 4 और ये वर्टेक्स है हमारा -2, -1। तो हम A और C को मिला देंगे बेटा, ये डायगोनल है। B और D को मिला देंगे, ये भी डायगोनल है। तो हम यहाँ पर
इसका एरिया निकालने से पहले हम दोनों डायगोनल निकालते हैं बेटा। डायगोनल क्या है, तो मैं पहले डायगोनल को D1 मान लेता हूँ, D1, और D1 का नाम क्या है, AC। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये होता है। तो ये हमारा D1 निकलेगा। अब इधर देखो बेटा, हमने AC निकाल रहे हैं हम, तो C में से A के माइनस करेंगे। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो। ये फर्स्ट क्या है बेटा, -1, और माइनस इसका फर्स्ट क्या है बेटा, 3। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस किया और उसका स्क्वायर कर दिया। फिर आप सेकंड में से सेकंड माइनस करो। इसका सेकंड क्या है बेटा, 4, माइनस इसका सेकंड क्या है बेटा, 0, तो इसका स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो इधर देखिए -3 और -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -4 का स्क्वायर, और 4 में से 0 गया 4, और इसका स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर बेटा 16, और ये भी हमारा 16 आ गया। और 16 + 16 बेटा 32 होता है, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। तो D1 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 16 का तो रूट निकल जाएगा 4, और 2 का रूट निकलता नहीं है, अंदर रहेगा, तो 4√2। अब बेटा हम दूसरा डायगोनल निकालते हैं, उसका नाम रखते हैं D2। दूसरा डायगोनल है हमारा BD। तो BD कैसे निकालेंगे बेटा, वही डिस्टेंस फार्मूला। पीछे D है, तो D में से B के माइनस करेंगे, और माइनस कैसे करते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट। इसका फर्स्ट है -2, इसमें से माइनस कीजिए इसका फर्स्ट, तो 4, और फिर उसका स्क्वायर। फिर आप सेकंड में से सेकंड कीजिए, इसका सेकंड -1, माइनस इसका सेकंड 5, तो सेकंड में से सेकंड माइनस किया और उसका स्क्वायर। तो ये हमारा D2 आएगा। ये दोनों हमारे माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा। ये दोनों हमारे माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा। और बेटा -6 का स्क्वायर 36, और -6 का स्क्वायर 36। 36 + 36 बेटा हो गया 72, और 72 को हम लिख सकते हैं 36 × 2, और 36 का रूट बेटा 6 आएगा, और 2 का रूट निकलता नहीं, वो अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हमने दोनों डायगोनल निकाल लिए। एक तो AC डायगोनल निकाला जिसका नाम हमने D1 रख दिया, एक हमने BD डायगोनल निकाला जिसका नाम हमने D2 लिख दिया। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, क्या फार्मूला है, 1/2 × D1 × D2। तो D1 कितना है बेटा हमारा, D1 की वैल्यू है 4√2, और जो D2 है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 6√2। तो ये देखिए 2 × 2 = 4, तो बेटा ये 2 है, ये 6 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 × 6, और बेटा √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 2। तो 2 × 6 = 12, 2 × 24 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किया। इसमें हमने रोम्बस का एरिया निकालना था। तो डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से वीडियो को वॉच कीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक को साथ में रखकर बैठिए। पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना, और जब स्टेटमेंट पूरी तरह से समझ में आ जाए तो फिर वीडियो को देखना। अगर वीडियो एक बार देखने से आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना। ये नहीं कि कुछ बच्चे 2-4 मिनट वीडियो ओपन करते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। तो अगर आपने अच्छी तरह से मैथमेटिक्स कवर करना है, रिवाइज करना है, लर्न करना है, समझना है, तो वीडियो आपने पेशेंस के साथ कंप्लीट देखनी पड़ेगी। थैंक यू।